कैपेसिटर में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया अभी तक कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर होता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना, इनके बारे में डिस्कशन किया हमने। और भी कई तरह के कैपेसिटेंस के प्रॉब्लम्स बनती हैं जो कि मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा भी एनर्जी का आइडिया ले लेते हैं, है ना, कि कैपेसिटर में हमको पता है कि कैपेसिटर का बेसिकली वर्क क्या होता है, तो स्टोर एनर्जी। और अभी तक आप देखोगे हमने एनर्जी की कोई बात ही नहीं की, ठीक। तो पहले थोड़ा एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर डिफरेंट तरह के जो और कैपेसिटर्स बनते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर में भी एक दो तरह के और हैं, फॉर्म्स बची हुई हैं, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थोड़ा डिस्कशन बचा हुआ, काफ़ी पॉइंट्स बचे हुए हैं। और उसके अलावा भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हम प्लेट को किसी एंगल पे कर दें, उसके बीच में डायलेक्ट्रिक वेरिएबल भर दें, तो क्या क्या होगा वो सब अगले उसमें डिस्कस करेंगे। अभी कुछ बेसिक्स बातें करते हैं सबसे पहले। और बेसिक बातें क्या क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड प्रेशर, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि कैपेसिटर में एनर्जी कितनी होती है, उनमें आपस में फोर्स क्या होता है प्लेट्स के बीच में, और प्रेशर क्या होता है। तो ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सब बोर्ड्स में है जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, ठीक है, सारी आईआईटी में, सारी जेई में, मतलब ये कॉन्सेप्ट सारे बोर्ड में भी हैं, जेई में भी हैं, तो ढंग से समझिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की, ठीक है। और इस एनर्जी को समझने के लिए एक आपको पता नहीं कि आइसोलेटेड कंडक्टर भी जो है वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। तो हम क्या करते हैं, एक आइसोलेटेड कंडक्टर लेते हैं, है ना, और उसको समझते हैं कि उसमें एनर्जी कैसे आती है। जैसे ये मेरा आइसोलेटेड कंडक्टर है, पोटेंशियल में भी मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। और मुझे इसको चार्ज करना है, इसको मुझे चार्ज करना है। इसका कैपेसिटेंस कितना है, इसका कैपेसिटेंस C है। और चार्जिंग का मतलब आपको पता है ना कि जब भी हमें किसी सिस्टम की एनर्जी देखनी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो हमेशा हम उसमें क्या करते हैं, चार्जेस को इनफाइनाइट से लेके आते हैं। क्योंकि इनफाइनाइट पे आपको पता है कि पोटेंशियल जीरो होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है। तो जब भी कोई आपके पास कोई सिस्टम है, चार्ज का सिस्टम है, और आपसे कहता है कि भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो हमेशा आप चार्ज को कहाँ से लेके चलते हो, इनफाइनाइट से लेके आते हो, और आपको वर्क डन निकालना होता है। ये बातें मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इनफैक्ट पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक यही होता है। तो क्या करेंगे भाई, अब इस पर हम लोग चार्ज को लाना शुरू करेंगे। कहाँ से, इन्फिनिटी से। और जब चार्ज को मूव करोगे फ्रॉम इन्फिनिटी, तो क्या होगा, उसको आप बारी बारी से लाओगे चार्ज को, थोड़ा करके। तो जब इस पे चार्ज आ जाएगा, तो चार्ज के आने से इसका पोटेंशियल हो जाएगा। और जब इसका पोटेंशियल आएगा, या बोलो तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। भाई ये कंडक्टर है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, या इसका एक पोटेंशियल भी होगा। तो जब आप फर्दर चार्ज को इसकी तरफ लाओगे, तो वो आपको पुश करना पड़ेगा, उसको अपने आप नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। अगर ये ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, तो फर्दर आप चार्ज लेके आएंगे, तो उस चार्ज को ये रिपेल मारेगा, और उस रिपल्शन के अगेंस्ट आपको पुश करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। आप धक्का मारते हुए लाओगे चार्ज को, और धक्का मारते हुए लाओगे चार्ज को, तो आप जो वर्क करोगे वो वर्क सिस्टम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग अपना वर्क निकालने वाले हैं कि अगर मैं इस क्यू चार्ज को टुकड़ों में लेके आ रहा हूँ, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपको पता है जब चार्ज को लाओगे, तो जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, क्यू डेल्टा V। अगर आप यहाँ से चार्ज को ला रहे हो, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, आप सबको पता है, ये इन्फिनिटी है, एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज जीरो। और जब यहाँ पे चार्ज को लाओगे, तो धीरे धीरे जब चार्ज आता जाएगा, तो इसका पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। तो इसका पोटेंशियल वेरिएबल होगा, इसका पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, तो इसका पोटेंशियल वेरिएबल हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो भी वेरिएबल हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे चार्ज को लाने में वर्क डन निकालना पड़ेगा। पहले स्मॉल चार्ज में, ठीक है, स्मॉल चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, फिर उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट मारेंगे। तो चलो भाई, DQ चार्ज को लेके आते हैं वहां से। यहां से मैंने DQ चार्ज को उठाया, और इस DQ चार्ज को मैं यहां से लेके चला इसकी तरफ। और उस इंस्टेंट पे जब मैं DQ चार्ज लेके आ रहा हूं, तो इसके पास कुछ चार्ज ऑलरेडी आ चुका है। और वो चार्ज कितना है, वो चार्ज Q चार्ज आ चुका है इसके ऊपर, ठीक है। तो आप लिखिए, कॉपी में नोट करिए कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज DQ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज DQ फ्रॉम इन्फिनिटी टू
सरफेस ऑफ कंडक्टर वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज डी क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस ऑफ कंडक्टर इज डी डब्ल्यू एंड विच इज क्यू डेल्टा वी, दिस इज डी क्यू इंटू वी वह वी इज पोटेंशियल ऑफ, लिखिए वह वी इज पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। वी क्या है, इस कंडक्टर का पोटेंशियल है उस टाइम पे। तो चार्ज क्यू है इसके पास, कैपेसिटेंस सी है, और इस टाइम पे इसका पोटेंशियल वी है जब इसके ऊपर ऑलरेडी क्यू चार्ज आ चुका है। और यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, यहाँ पे 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वी हो गया। तो मुझे इतना वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को मूव कराने में। कौन सा फॉर्म लगा दिया मैंने, सबको पता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। अगर 2 पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है तो आपको क्यू डेल्टा वी वर्क करना पड़ता है। तो दिस इज वर्क डन डी क्यू इंटू वी, ठीक है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस है दिस वी, तो मैं इसको डी क्यू लिखूंगा। और आप सबको पता है जो हमारा सी होता है वो कितना होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। जो क्यू और वी का रेशियो होता है उसको हम सी बोलते हैं। तो यहाँ से वी कितना आएगा, वी इज क्यू बाई सी। इसको यहाँ पुट कर देते हैं वी के प्लेस पे, तो डी क्यू इंटू क्यू बाई सी। बोर्ड में डेरिवेशन है, जितना भी ये पूरा वीडियो बोर्ड में ध्यान रखना आप सारे कॉन्सेप्ट्स। तो दिस इज 1 बाई सी क्यू डी क्यू। ये आपको वर्क करना पड़ेगा उस स्मॉल डी क्यू चार्ज को इसके सरफेस तक लाने में। बट आपका टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज क्यू है, तो आप 0 से क्यू तक इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि आपको टोटल चार्ज क्यू लाना है। मतलब क्यू चार्ज को इसके ऊपर लेके आएंगे, इंटीग्रेट मारेंगे, तो हमारा डी डब्ल्यू आया है, दिस इज 1 बाई सी। क्यू डी क्यू को इंटीग्रेट मारेंगे, यू विल गेट क्यू स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू क्यू, ठीक है। तो ये हमारा डी डब्ल्यू का डब्ल्यू बन जाएगा एंड दिस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। इतना वर्क करना पड़ेगा और एग्जैक्टली जो आप वर्क करोगे वो सारा का सारा वर्क उसमें स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर के अंदर। तो लिखिए आप, दिस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो उसकी एनर्जी में स्टोर हो गया, और सेल्फ एनर्जी भी कह सकते हो। तो दिस एनर्जी इज क्यू स्क्वायर बाई 2c। इतनी एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो गई है। ये हमारी एक कंडक्टर की एनर्जी आ गई जिसके ऊपर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, नॉट क्यू, दिस इज क्यू स्क्वायर बाई 2c, कैपिटल क्यू लिमिट लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास इतनी एनर्जी आ चुकी है क्यू चार्ज को देने पे। अगर उसका कैपेसिटेंस कितना है, c है, तो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इस एनर्जी के 2-3 फॉर्मूले और बन जाएंगे। तो समझ में आ गया ना कि एनर्जी कहाँ से आई। जो आपका रिपल्शन लग रहा है ना उसको लाने में, उस रिपल्शन के अगेंस्ट जो आप उसको पुश करके ला रहे हैं, जो आप वर्क कर रहे हैं, वो वर्क उसमें स्टोर हो रहा है। तो उसके 2-4 फॉर्मूले और बन जाते हैं। तो दिस इज क्यू स्क्वायर बाई 2c। आप सबको पता है c इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो यहाँ से q को लिख सकते हैं cv। अगर मैं q की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा cv, तो दिस इज cv स्क्वायर अपॉन c, दिस इज हाफ cv स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा दूसरा आ गया इन टर्म्स ऑफ क्या, c एंड v। तो एक फॉर्मूला हमारा क्यू स्क्वायर बाई 2c था, सब याद रखना आप, कोई भी फॉर्मूला चलेगा। और दूसरा क्या आ गया, हाफ cv स्क्वायर। तो 3 वेरिएबल है ना, मैं कैपेसिटर में यार 3 चीज़ें में आपस में रिलेशन होता है, किन में, क्यू, c एंड v में। तो एक बार हमारी एनर्जी का फॉर्मूला क्यू एंड c में आ चुका है, इन्हीं में फॉर्मूला बनाना होता है। एक बार हमारा फॉर्मूला c और v में आ चुका है। अगला फॉर्मूला वीडियो पॉज करके अपने आप बनाओ आप क्यू एंड v में, एंड क्यू एंड v, ठीक है। तो एनर्जी कितनी है, क्यू स्क्वायर बाई 2c। एनर्जी इज क्यू स्क्वायर बाई 2c। मैं यहाँ से c को लिख दूंगा क्यू बाई वी ट्वाइस, एंड क्यू बाई वी ऊपर चला जाएगा। तो आप देख सकते हो एनर्जी का एक फॉर्मूला और आ गया, कितना आ गया, दिस इज हाफ क्यू वी। ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला आ गया कि भाई कैपेसिटर के पास इतनी एनर्जी होती है। और तीनों आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए।
ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c एंड हाफ क्यू वी। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से इसको हम समझेंगे। तो ये एनर्जी आ गई। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको रट्टा मारना है। तो इस फॉर्मूले में कॉन्सेप्ट आ गया। कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट प्रूफ कराता हूँ, समझिए आप। ठीक है, कि अगर आप किसी कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करो, जो कैपेसिटर की चार्जिंग होती है बेसिकली ना वो बैटरी से ही होती है। कि आपके पास कोई कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर हो गया, आपने इसकी ये जब भी कैपेसिटर हमेशा हम लोग पैरेलल प्लेट ही शो करते हैं, इसका सिंबल होता है। ठीक है, और इसके बीच में आपने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी ऐसे। ये V वोल्ट की बैटरी हो गई, ये V वोल्ट की क्या हो गई, बैटरी। ठीक है, और ये हमारा कैपेसिटर हो गया। तो होता क्या है, जब इसको ऐसे आप कैपेसिटर को बनाओगे तो यहाँ चार्ज फ्लो करेगा ऐसे पॉजिटिव से, इस पे प्लस क्यू आ जाएगा, और यहाँ से फ्लो करेगा ऐसे चार्ज ऐसे, और इस पे क्या आ जाएगा, इस पे माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर ये चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है। अभी आगे आएगा ये क्यों बंद हो जाता है, थोड़ा मैं आपको बता दूं कि होता क्या है, जैसे इस पे प्लस चार्ज आ चुका है, इस पे माइनस चार्ज आ गया, तो सर खुद की एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया इसके बीच में, नहीं। और फाइनली जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो बैटरी के बराबर हो जाता है। भाई इस पे चार्ज आ गया प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू आ गया, तो देखो आप, अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू है, तो इनमें इसका हाई पोटेंशियल होगा, इसका लो पोटेंशियल होगा, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस आने के बाद फिर इसमें फ्लो ऑफ चार्ज रुक जाता है, फिर चार्ज फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके पास उतनी ताकत आ जाती है, मतलब ये बैटरी से ताकत लेता है, जैसे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी था, तो बैटरी ने इसको चार्ज करके एग्जैक्टली अपने बराबर का ही पोटेंशियल क्रिएट कर दिया वहां पे, समझ गए, अपने बराबर का ही पोटेंशियल वहां पे क्रिएट कर दिया, और फिर चार्ज का फ्लो रुक जाता है। ठीक है, ये इसमें कहानी होती है कि भाई अब होता है ना, जैसे इसका चार्ज आ गया, सपोज करो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और बैटरी से पॉजिटिव चार्ज चला, इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल मार देगा ना, और रिपेल मार देगा तो उसको आने नहीं देगा। भाई शुरू में इसके पास चार्ज नहीं था, ऐसे समझो, इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं। अब मैं आपको बहुत बेसिक वे में बता रहा हूँ कि पहले इसके पास चार्ज नहीं था, तो यहाँ से प्लस क्यू चार्ज फ्लो करता है, इसके पास चला गया, अब इससे प्लस चार्ज आके इकट्ठा हो गया, तो जब फर्दर यहाँ से प्लस क्यू चार्ज आएगा तो उसको रिपेल मारेगा ना ये। और सेम कहानी यहाँ चलेगी कि पहले इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं था, तो यहाँ से नेगेटिव फ्लो करता हुआ चला गया, फिर क्या होगा उसके बाद, जब ये नेगेटिव आ जाएगा, फर्दर जब इस पर नेगेटिव जाएगा तो उसको क्या करेगा, अपोज मारेगा, और फाइनली ये फ्लो को रोक देता है। तो मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर जो है वो ब्लॉकिंग तरह काम करता है। तो फाइनली इसने क्या किया, समझ गए, तो बराबर पोटेंशियल आ गया, किसके बराबर, एग्जैक्टली बैटरी के बराबर पोटेंशियल आ गया। इसको नोट कर लो आप कि अगर आपने बैटरी से कनेक्ट किया है तो एग्जैक्टली पोटेंशियल आएगा। शुरू में कुछ चार्ज वार्ज फ्लो करता है, बाद में चार्ज का फ्लो करना बंद हो जाता है। अब बताओ बैटरी ने कितना वर्क किया। इस आप 10th क्लास में पढ़ते आए हो कि वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है। अगर बैटरी कहीं वी पोटेंशियल पे है, अगर आप बैटरी से क्यू चार्ज लेते हो तो बैटरी वर्क करती है, एंड वर्क डन बाय बैटरी, भाई बैटरी अगर किसी को चार्ज दे रही है ना, तो उसको एनर्जी भी तो दे रही है एक तरह से बैटरी का काम एनर्जी लेना ही तो होता है। बैटरी से लोग एनर्जी लेते हैं ना, तो व्हाट इज वर्क डन बाय बैटरी, क्यू चार्ज फाइनली इसने दिया इसको। अब ये माइनस काउंट नहीं करते यार, एक ही वाला काउंट करते हैं, ये प्लस क्यू यहाँ से गया, माइनस क्यू यहाँ से गया, एक्चुअली ये पूरा प्लस क्यू घूम के आता है ऐसे, समझे। तो बैटरी ने अगर क्यू चार्ज किसी को दिया है और वी पोटेंशियल पे दिया है, तो दिस इज वर्क डन बाय बैटरी, याद रखो आप। फिर बैटरी के एक टर्मिनल से यहाँ से क्यू चार्ज गया और ये फाइनली घूमता हुआ इधर से ऐसे 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 ये इसमें आएगा, तो ये जो वर्क डन होता है क्यू वी होता है। ठीक है, तो बैटरी का वर्क डन क्यू वी हो गया। और अब ये बताओ कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई। अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई है वो कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ क्यू वी। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ क्यू वी।
And what is work done by the battery? Work done by the battery is QB. This is work done by QB and this is energy stored in capacitor. तो मैं ये समझ में आया कि energy stored in capacitor, energy stored in capacitor is half of work done by battery. हाफ ऑफ वर्क डन बाय बैटरी। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, कि उसमें एग्जैक्टली हाफ एनर्जी स्टोर होती है। तो 3 फॉर्मूले आ गए, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब समझते हैं एनर्जी डेंसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। देखो ये कॉन्सेप्ट में डराइव तो कैपेसिटर के लिए करूंगा, ये जो मैं कॉन्सेप्ट एनर्जी डेंसिटी का ड्राइव कर रहा हूँ, ये किसके लिए ड्राइव कर रहा हूँ मैं? कैपेसिटर के लिए ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हर जगह चलेगा, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट, इसका जो फॉर्मूला है वो बोर्ड में भी है और जेईई नीट में पूछता है। एनर्जी डेंसिटी समझने क्या होती है। तो एनर्जी डेंसिटी आपने सॉलिड्स चैप्टर में पढ़ा था कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे हम ई से लिख लेंगे, ई से नहीं, इसको लिखते हैं किससे? कैपिटल यू, तो हमने एनर्जी के लिए स्मॉल यू लिख लेते हैं, इस एनर्जी डेंसिटी। और ये क्या होती है कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम पर यूनिट वॉल्यूम। और कई चीज़ें हम यहाँ से भी समझते हैं एनर्जी डेंसिटी की हेल्प से भी, आगे कई थोड़ी ईजी हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। जब और ये कॉन्सेप्ट हमारा वेव ऑप्टिक्स में आएगा दोबारा, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे ना, मैं गलत बोल गया आपको, वेव ऑप्टिक्स नहीं, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे तो वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। तो एनर्जी को मेजर करने का तरीका होता है कि किसी वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, तो दिस इज U बाई V, और इसको हम समझेंगे कैपेसिटर की हेल्प से। तो चलो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं और इसको मैंने V वोल्ट की बैटरी से, ये V वोल्ट की बैटरी लगा के मैंने इसको चार्ज कर दिया। यहाँ पे कितना चार्ज आ चुका है? प्लस Q, और यहाँ पे कितना आ चुका है? इस पे आ चुका है माइनस Q, ठीक है। और आप सबको पता है कि चार्जिंग के बाद जो इसका पोटेंशियल होता है वो इसके बराबर हो जाता है, इसका पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाता है फाइनली, ठीक है। फिर चार्जिंग इसकी रुक जाती है, तो बोलते हैं कि कैपेसिटर ये चार्ज हो चुका है, ठीक है। तो अब बताइए इसके पास, कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी है? जो कैपेसिटर के पास एनर्जी है वो है, कोई भी फॉर्मूला लगा दूं मैं, हर फॉर्मूले से हमारा आंसर आएगा। मैं लिखता हूं हाफ CV², ये कैपेसिटर के पास एनर्जी है। और अगर मैं इसको कैपेसिटर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो ये प्लेट का एरिया A है, A इस प्लेट एरिया, D इनके बीच की डिस्टेंस है, तो जो कैपेसिटर का वॉल्यूम होगा वो होगा AD, समझे। तो कैपेसिटर की जितनी भी एनर्जी होती है, भाई फील्ड लाइंस ऐसे होती है ना, प्लस से माइनस, ये फील्ड लाइंस होती हैं, तो जितने में फील्ड लाइंस होती है वहाँ पे एनर्जी होती है। तो ऐसा बोलते हैं कि जो कैपेसिटर की पूरी एनर्जी है, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कैपेसिटर की जो पूरी एनर्जी है वो इस स्पेस में स्टोर्ड है। भाई इतने स्पेस में तो एनर्जी है उसकी जो भी है, इसके बाहर तो है नहीं। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पे एनर्जी होती है एक्चुअली, समझे। जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पे एक तरह की एनर्जी होती है। अब सोचो कैसे एनर्जी होती है यार, तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और तुम जाके वहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ दो तो क्या होगा चार्ज पार्टिकल के साथ, बताओ? तुरंत वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा? नहीं। अगर कहीं पे एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो तुरंत वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलेरेट करेगा, फोर्स लगेगा। तो ये कहते हैं कि जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पे एक एनर्जी होती है, समझे। जैसे कोई पॉइंट चार्ज है ना, तो पॉइंट चार्ज से ऐसे फील्ड लाइंस निकल रही हैं ऐसे, तो उसके चारों तरफ एक एनर्जी का क्या है, वहाँ पे एक एनर्जी स्टोर्ड है। तो क्या होता है कि ऐसा बोलते हैं कि कैपेसिटर का जो ये स्पेस है ना, इस स्पेस में जो इसकी हमने एनर्जी पड़ी वो सारी इसमें स्टोर्ड है, इसके बीच में, ठीक है। तो हाफ CV² अपॉन AD इसको डिवाइड कर दिया, AD इसका वॉल्यूम हो गया, दिस एरिया A, कैपेसिटर का स्टैंडर्ड होता है एरिया A, दिस डिस्टेंस D, दिस वॉल्यूम इज D, इसको डिवाइड मारा तो हमारी आ गई एनर्जी डेंसिटी। C का हमको फॉर्मूला पता है, एनर्जी डेंसिटी होती है A ε0/D, सॉरी
एनर्जी डेंसिटी बोल रहा हूँ मैं, जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी स्क्वायर अपॉन डी। एक नीचे ए भी है हमारा, ये ए। तो देखिए जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ए से तो कैंसिल हो गया और ये बचेगा वी स्क्वायर अपॉन नीचे डी स्क्वायर। और आप सबको पता है कि अगर इस बैटरी का पोटेंशियल वी है ना, तो यहाँ भी जो पोटेंशियल होता है वो भी वी हो जाता है। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी हो जाता है। इसकी डिस्टेंस डी है, तो आप सबको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डेल्टा वी बाई डेल्टा आर होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं ना यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वी है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी वी बाई डी। समझे? जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, सीधी सी बात है। और हमारा फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट और वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा वो बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो अब हमने एनर्जी डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में देख लिया, और ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है। जो हमारी लाइट होती है ना, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, उस लाइट में भी एनर्जी होती है। तो ये हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला आ गया। समझे? किसके टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। अगर स्पेस में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो वहां पे पर यूनिट वॉल्यूम में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के इक्वल एनर्जी स्टोर होती है पर यूनिट वॉल्यूम में। इस पे है क्वेश्चन, बड़े बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन है, बट मैं थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन पे नहीं जाऊँगा, उनको मैं आपसे क्लास में डिस्कस करूँगा या अगले वीडियो में। ठीक है? कि दिस इज एनर्जी। जैसे कोई स्फेरिकल शेल है ना, तो ऐसा मानेंगे कि अगर मान लो ये स्फेरिकल शेल है तो ये इस पर प्लस चार्ज हो गया स्फेरिकल शेल पे, दिस चार्ज प्लस, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी बताओ? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ना इसकी। अंदर तो होती नहीं स्फेरिकल शेल के अंदर। अब ये कंडक्टर है, क्यों? स्फेरिकल शेल इज ए कंडक्टर, इसका एक कैपेसिटेंस होता है अपना। कितना होता है कैपेसिटेंस? पता होना चाहिए आपको, 4 पाई एप्सिलॉन आर, ये कैपेसिटर है। ठीक है? तो इसकी कोई आपसे पूछेगा भाई बताओ इसकी एनर्जी कहाँ है, तो आपको पता है कि स्पेस में जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है। तो ऐसा बोलते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो यहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ से लेके इन्फानाइट तक है। बस क्या होगा, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? कि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो मान लो मुझे स्पेस में कोई वॉल्यूम दे दे ऐसे हवा में, और कहे बताओ इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है, तो क्या करोगे आप? एनर्जी डेंसिटी को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? हालांकि आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, किसी चार्ज बॉडी के पास जो एनर्जी होती है वो उस बॉडी से लेके इन्फानाइट का जो स्पेस होता है उस स्पेस के अंदर स्टोर होती है। ठीक है? बार बार मैं एम्फसाइज करके ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अभी मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चंस के टाइम पे आपको बात समझ में आनी चाहिए कि चार्ज बॉडी के चारों तरफ एनर्जी का स्पेस में स्टोरेज होता है। तो इसकी एनर्जी कहाँ से कहाँ तक होगी? आर से लेकर इन्फाइनाइट तक। अंदर नहीं होगी क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। समझे? तो अभी बताऊंगा मैं आपको, जैसे इसकी एनर्जी निकालनी ना, तो इसको मैं पूरे जो इसका स्पेस है उसको मैं रिंग्स में तोड़ दूंगा, ऐसे स्फेरिकल शेल्स में तोड़ दूंगा। फिर मैं एक स्फेरिकल शेल के अंदर एनर्जी निकालूंगा, अगले में निकालूंगा, ऐसे इन्फाइनाइट तक स्फेरिकल शेल्स बना के एनर्जी निकाली जाएगी। खैर, तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है? इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब इसकी एक फॉर्म और बनती, समझो आप, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो गया, इसकी फॉर्म और होती है कैपेसिटर में। आप ये बताओ मुझे, देखो मैंने बोला था ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोला है तो किसी को अगर डेरिवेशन याद नहीं है तो एक बार जाके डेरिवेशन समझ लेना, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे और बहुत सी थ्योरी भी समझ में नहीं आएगी। अगर आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेरिवेशन नहीं पता है तो बहुत छोटी सी डेरिवेशन होती है, तो प्लीज़ आप कॉपी पलट के एक बार उसको देख लो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होता है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होता है ना। ये प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, है ना। इसको पीछे नहीं जाने देता है, इसको उधर नहीं जाने देता है।
ऐसे कहानी होती है प्लस माइनस की, ठीक है। और इसके बीच में जो फील्ड आती है आपको पता होगा, जो इसके बीच में फील्ड होती है वो इस प्लस की वजह से अवे होगी। अब देखो है तो कंडक्टर, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा फिर बोल रहा हूँ कि एक्चुअली ये है तो कंडक्टर, लेकिन इस पर जो चार्ज है वो एक ही सरफेस पे है तो ये भी कंडक्टर, लेकिन जो इस पर चार्ज है एक ही सरफेस पे है। और जब एक सरफेस पे चार्ज होता है तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अभी मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, हालांकि आपको पता होना चाहिए। तो दिस फील्ड इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अवे बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, और ये माइनस है। अब दोनों पे सिग्मा सेम होता है, अगर इस पर प्लस क्यू है तो इस पर माइनस क्यू होता है, इस पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है तो इस पर माइनस सिग्मा होगी। तो इस नेगेटिव की फील्ड भी इसकी तरफ ही आएगी, टूवर्ड्स, है ना, नेगेटिव की फील्ड उसके टूवर्ड्स होती है। और मिला के जो कैपेसिटर के बीच में फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और भूलना नहीं इसको आज के बाद, डायरेक्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, तो ये भूलना नहीं है, बिल्कुल कहानी पूरी। इस फील्ड इस प्लेट की फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड होके फील्ड आ गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, ये नहीं कि आप बैठ के इसको डराइव कर रहे हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला क्या निकाला, हमने फॉर्मूला निकाला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर मैं इस फॉर्मूले को सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखूं तो मुझे पता है कि कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से मैं ई को लिख सकता हूँ, ई की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो देखिए एक फॉर्मूला और आ जाएगा। जब आप इस ई की वैल्यू को ऊपर पुट करोगे तो यू विल गेट हाफ एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और सॉल्व करने पे यू विल गेट सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज एनर्जी डेंसिटी। दो फॉर्मूले आ गए इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, इन टर्म्स ऑफ ई। ये फॉर्मूला भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनर्जी डेंसिटी का, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एनर्जी डेंसिटी के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, दिस इज सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ वन प्लेट। ठीक है, फिर देखते हैं फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर, आपको याद होगा कि हमने प्रेशर का फॉर्मूला वहां भी निकाला था इलेक्ट्रोस्टेट्स में, जब लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, वहां भी डिस्कशन किया था। अब दोबारा फिर देखते हैं कैपेसिटर में फोर्स एंड प्रेशर। चलो अब अपने आप सोचो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वीडियो पॉज करके अपने आप सोचना कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, एक पे प्लस क्यू चार्ज है, एक पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। उनका सेपरेशन डी है, प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेशन डी। तो आप ये बताओ उन दोनों प्लेट्स के बीच में फोर्स कितना होगा। सेपरेशन इज डी, दिस चार्ज प्लस क्यू, दिस चार्ज माइनस क्यू, एरिया इज ए, बाकी सबको पता है। तो वीडियो पॉज करके अपने आप सोचो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, देखो आपकी हमारी थिंकिंग मैच करती है कि नहीं मैच करती है। तो ये कैपेसिटर हो गया, इसकी एक साइड में चार्ज प्लस क्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड इट्स एरिया इज ए। इस पे माइनस चार्ज माइनस क्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा और इसका एरिया ए एंड सेपरेशन डी है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है, इसका चार्ज क्यू लिखते हैं, इसका चार्ज क्यू लिखते हैं, डिस्टेंस डी है और वो कूलॉम्स लॉ लगा देते हैं के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। तो आप लोगों को तो मैंने 10 बार बता चुका हूँ, आपको पता भी होगा कि कूलॉम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है। कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं तो अगर आपके दो पॉइंट चार्जेस हैं उनके पे कूलॉम्स लॉ अप्लाई करेंगे। अब ये पॉइंट चार्जेस तो है नहीं, है ना, ये तो पूरा हमारा कॉन्टिन्यूस चार्ज हो गया, ठीक है। चलो मैंने आपको हिंट दे दी, अभी भी आप वीडियो पॉज करके आंसर सोचिए क्या होगा, ठीक है। तो देखो भाई क्या कर रहा हूं मैं, इस चार्ज पे जो फोर्स आएगा, है ना, इस चार्ज पे जो फोर्स आएगा वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा।
भाई कोई अपनी फील्ड का फोर्स तो लगता नहीं है। भाई कोई चार्ज रखा है, पता चला अपने आप ही घूमने लगे। किसी भी चार्ज पे जो फोर्स आता है ना, वो फोर्स किसका होता है? वो उसके दूसरे की फील्ड का होता है। तो अभी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेकेंड प्लेट, लिखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेकेंड प्लेट या नेगेटिव प्लेट ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं करने क्या वाला हूं यार, मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा यहां पे, और उसको मैं इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे फोर्स मिल जाएगा। आप सबको पता है ना, फोर्स इज क्यू वी, फोर्स इज क्यू वी। तो मैं इस चार्ज की फील्ड यहां पे निकाल के उसको इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब बताओ यहाँ पे फील्ड कितनी होगी? बहुत से बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, बोलते हैं सर फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। भाई जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फील्ड है वो इसके बीच में दोनों की वजह से, इसकी और इसकी मिला के फील्ड आई ना। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ इसकी होगी और अवे होगी इस तरफ, ये कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ओनली पॉजिटिव चार्ज। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज एक सरफेस पे है, और जब एक सरफेस पे चार्ज होता है तो अभी मैंने आपको बताया वीडियो में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर सिर्फ एक सरफेस पे, दोनों पे आ गया तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है ना। तो जो यहाँ पे फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेकेंड प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेकेंड प्लेट ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, दिस विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर लिखिए आप, फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट प्लेट, फोर्स ऑन सेकेंड प्लेट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट प्लेट, एंड दिस विल बी क्यू ई। किसका क्यू? सेकेंड प्लेट का क्यू, उसको मैंने क्यू लिख रखा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला गया। समझे क्या किया मैंने? कि पहले प्लेट की फील्ड निकाल दी दूसरे पे और उसको उस प्लेट के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। क्यू को मैं लिख सकता हूं सिग्मा ए। तो पहले तो फोर्स का फॉर्मूला गया, अगर मैं क्यू को सिग्मा ए लिखूंगा तो फॉर्मूला बनेगा सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला गया। सब बोर्ड में भाई बता रहा हूं आपको, सब बोर्ड वगैरह में ये सब ठीक है। ये फोर्स का फॉर्मूला गया, दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर क्या होगा? एफ अपॉन ए इज, देखिए आप, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझे? तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला आ गया किस पे? कैपेसिटर की एक प्लेट पे। और ये फॉर्मूला वहां भी ऐसे ही आता, आप याद करिए। ये फॉर्मूला हमारा, अगर कोई कंडक्टर था, है ना, मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए कि अगर आप मेरे पास कोई कंडक्टर है ऐसे किसी भी शेप का, इस पर अगर आप चार्ज डेंसिटी देना है कुछ, इस पर मतलब चार्ज देना है, मान लो ये कंडक्टर है, तो सारे चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? ये सब चार्ज एक दूसरे को रिपेल मारेंगे, दूर दूर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कंडक्टर के सरफेस पे प्रेशर डेवलप हो जाता है। और चार्ज बॉडी में अगर कोई कंडक्टर है जिसपे किसी पॉइंट पे अगर यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो ये सब चार्जेस जो है ये सब यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा। पूरी वीडियो बनाई थी मैंने, और जो प्रेशर आता था वो आता था सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। आपको बहुत ढंग से याद होना चाहिए। तो दोनों फॉर्मूले एक जैसे आ गए। किसका किसका फॉर्मूला? आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर अगर है और उसके किसी पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो जो वहां पे प्रेशर होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन होता है। और कंडक्टर में एक एक्सपैंड करने की वो होती है। भाई अगर तुमने कंडक्टर को चार्ज दे दिया तो सब चार्ज रिपेल मारेगा, एक दूसरे को आइडेंटिकल चार्ज है तो उसमें एक्सपेंशन की एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसको मौका मिले तो एक्सपैंड कर जाएगा। अब मेटलिक होता है तो एक्सपैंड नहीं कर पाता है, बट एक प्रेशर तो डेवलप हो जाता है। तो ये प्रेशर कंडक्टर की बॉडी पे और वो प्रेशर जो कैपेसिटर की प्लेट पे आता है, उन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। और इसके अलावा एक चीज और देखिए कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला और प्रेशर का भी सेम आ गया। अभी हमने क्या देखा कि कैपेसिटर में जो एनर्जी डेंसिटी होती है कितनी होती है? कैपेसिटर में जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है, समझे? और जो कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी होती है वो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट भी होती है। अभी हमने ड्राइव किया पीछे ही। और हमने प्रेशर का फॉर्मूला भी देखा, प्रेशर का फॉर्मूला भी कितना आ गया? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला और प्रेशर का फॉर्मूला सेम होता है।
हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उनमें कोई आपस में रिलेशन नहीं है, बहुत दूर दूर तक कोई कनेक्शन भी नहीं है, ठीक है, पर उनके फॉर्मूले सेम है एंड दे हैव सेम डायमेंशंस। भाई फॉर्मूले सेम है तो डायमेंशन भी सेम हो जाएंगी, ठीक है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट किसका हो गया? प्रेशर का और एनर्जी डेंसिटी का। चलो आज कोई बच्चा मुझसे डाउट पूछ रहा था, है ना, अब मुझे याद आ गया तो वो डाउट भी मैं आपका क्लियर कर दूं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आज ही पूछ रहा था कि मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, इस पे बबल है, बबल, इसका सरफेस टेंशन T है, सरफेस टेंशन T है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। तो मुझसे पूछ रहा था, किसी बुकलेट का क्वेश्चन था कि सर ये बताओ इसमें अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होगा, मतलब अब पता ना एक्सेस प्रेशर सरफेस टेंशन में होता था, तो ये आपसे अंदर जो इंटरनल प्रेशर है पी इन और बाहर कौन सा है, बाहर पी एटीएम है। तो पूछा था कि सर पी इन माइनस पी एटीएम की वैल्यू कितनी होगी, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर डिफरेंस। तो आपको याद होगा कि ये 40/R के इक्वल होती थी, अगर ये 100 बबल है तो इसकी वैल्यू 40/R होती थी, है ना। तो सरफेस टेंशन क्या करता था उसको बताओ, सरफेस टेंशन उसको अंदर लाने की कोशिश करता था, वो एरिया को कम करने की कोशिश करता था, तो सरफेस टेंशन की वजह से एक अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता था, है ना, क्योंकि वो उसको क्या कर रहा है, उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो कंप्रेस करता है तो अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। लेकिन अब यहां पे आपको पता है एक प्रेशर और है, कौन सा प्रेशर है बताओ, ये स्फेरिकल शेल है मान लो, है ना, इस पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक प्रेशर और है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, वो इसको क्या कर रहा है, उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो जो ये वाला प्रेशर है ये इसमें एक्सपेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और जो सरफेस टेंशन का प्रेशर है वो इसमें उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अब आप सोच सकते हो कि व्हाट विल बी नेट प्रेशर, तो ये आपको अंदर लाने की कोशिश कर रहा है, और बाहर वाला कितना है, जो सिग्मा स्क्वायर बाई 2ε0 है वो उसको बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। तो ना ये एक्सेस प्रेशर होता है बबल में, इन्हें चार्ज बबल लिख लेना थ्योरी में, कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए चार्ज्ड बबल, अगर कोई बबल है वो चार्ज्ड है तो वैसे 40/R होता था, लेकिन अब 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2ε0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस तो इस पे हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो हमारी बेसिक थ्योरी हो गई, है ना, प्रेशर की, और क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, पहले आप थ्योरी समझिए सारी, अगले वीडियो में या लाइव क्लास में प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।